आज की इस क्लास में हम लोग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीके के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो वह अक्षांश कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर की तुल्य होती है? आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। धरातल पर जो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी है वह 111 किलोमीटर के तुल्य होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह भूमध्य रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह मालागासी से होकर गुजरती है। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो वह देशांतर कहलाती है। ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अभी जो एसएससी जीडी का आरपीएफ वगैरह के एग्जाम आ रहे हैं ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी रहती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है एक देशांतर से लेकर दूसरे देशांतर के बीच में। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो बताइएगा वह कौन सी अक्षांश रेखा होती है जिस पे दिन और रात समान होते हैं? तो जो भूमध्य रेखा है ना, इस पर जो है वह दिन और रात समान होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की जो सबसे अधिक दूरी है वह विषुवत रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो हम बात करें कुल अक्षांशों की संख्या तो 180 है। ठीक है, कितनी है? 180 है, 180 है। आगे देखिएगा, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? अभी हम लोगों ने बात की अक्षांशों की संख्या, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है। देशांतरों की संख्या 360 है, 360। और कुल अक्षांशों की बात करें तो 180 है, 180। आगे देखेंगे, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? जो विषुवत रेखा है उसके समांतर जो कल्पित रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो देखिएगा ये क्या कहलाती हैं, देख लेते हैं। देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी के जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो बताइएगा, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वह किस स्थान से होकर गुजरती है? तो वह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा क्या है? देखिएगा, जो ग्रीनविच रेखा है वह क्या है? तो 0 डिग्री जो देशांतर है ना उसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और जो हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा वह ग्रीनविच से होकर ही गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो जो पृथ्वी है वह 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री देशांतर वह घूम लेती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? जो दक्षिणी ध्रुव है उसका अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो देख लेते हैं, 4 मिनट का अंतर होगा। यदि दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है, ठीक है, तो उनके समय में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट का अंतर होगा। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो जो विश्व है पूरा, ठीक है ना, वर्ल्ड, उसका कौन सा नगर है जो कि भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो देखिए, जो सिंगापुर है ना, यह भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। देशांतर रेखाएं किस दिशा से में खींची जाती हैं? देखिए, जो देशांतर रेखाएं वे किस दिशा में खींची जाती हैं? आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए, देशांतर रेखाएं किस दिशा से, ठीक है ना, किस दिशा में खींची जाती हैं? तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में जो देशांतर रेखाएं ना वह खींची जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूमध्य रेखा की ओर जाने वाले देशांतरों के बीच, ठीक है ना, देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीच की दूरी क्या होता है? बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर, ठीक है, 0 डिग्री से हम बात करें 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री क्या कहलाता है? बताइएगा 90 डिग्री क्या कहलाता है? देख लेते हैं आंसर, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। हम बात करें भूमध्य रेखा से ऊपर जो 0 डिग्री से 90 डिग्री रहता है वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूमध्य रेखा से नीचे, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भूमध्य रेखा से नीचे, ठीक है, 0 डिग्री से जो 90 डिग्री है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना उसका निर्धारण
1884 ठीक है ना ईस्वी में जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण किया गया। देखिए भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और भूमध्य रेखा के नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया, 1884 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह किसे कहते हैं, देखिए 180 देशांतर को 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना वह सबसे ज़्यादा किसके निकट है, 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के निकट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है, देखिए समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए जो है ना वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है, तो इसका क्या कारण है देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा एल्यूशियन द्वीप समूह, ठीक है ना। हम यहाँ पर देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है, तो एल्यूशियन द्वीप समूह जो है ना इसका कारण है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हों तो भारत का मानक समय क्या होगा, तो जो भारत का जो मानक समय है वह 5:30 होगा। कितना होगा, 5:30 होगा यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उस पर यदि 12 बज रहे हैं तो हमारे भारत का मानक समय कितना, 5:30 होगा। 5.5 जो घंटे हैं ना वह आगे है, ठीक है ना। आगे देखेंगे पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है, तो पृथ्वी को कितने समय, ठीक है ना, कटिबंधों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना, 24 यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर टाइपिंग में इसमें मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो ठीक है यहाँ पर देख 82.5 डिग्री पूर्व से जो है ना भारत का मानक समय देशांतर लिया गया है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है, तो नैनी, ठीक है, जो कि इलाहाबाद के निकट है, वहाँ से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है, आंसर हो जाएगा 5.5 घंटों का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है, आंसर है 4 बार, ठीक है ना। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार, ठीक है ना, यहाँ पर इसको भी छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, तो 1 घंटे का अंतर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीनविच किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम में जो है ना वह ग्रीनविच है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय बीच कितना अंतर होता है, ठीक है, तो यह है 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है, संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 1 दिन आगे कर लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे में सूर्य के समय कितने देशांतर गुजर जाते हैं 24 घंटे में, तो 360 जो है ना वह देशांतर गुजर जाते हैं 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने, ठीक है, यहाँ पर तो 360 गुजर जाते हैं देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है, तो यह आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है, तो जो विश्व है उसको 24, ठीक है ना, समय जोन में विभाजित किया गया है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है, देखिएगा भारत को जो है ना समय जोन 1 में रखा गया है, ठीक है ना, समय जोन यहाँ पर 1 में रखा गया है। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है, आंसर हो जाएगा नैनी, इलाहाबाद के जो निकट है ना वहाँ पर जो है ना प्रमाणिक समय व स्थानीय समय क्या है, समान है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, तो गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली कौन सा था, तो यहाँ पर देखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना, जो वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था, तो कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, ठीक है ना, तो सर टॉमस रो ने, याद रखिएगा। गोवा, दमन व दीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया, तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी, तो जहांगीर से जो है ना अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए अनुमति प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, सूरत में लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो भारत के जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज वास्को डी गामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध थी उस संधि का नाम क्या था, तो संधि का नाम था पेरिस की संधि, ठीक है ना। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था, पेरिस की संधि था।
वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने जो है ना वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उनका स्वागत किया था। देखिएगा, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ब्रिटिश के साथ जो बेसिन की संधि है ना वो बाजीराव, ठीक है, टू, ठीक है, जो बाजीराव टू है ना उन्होंने ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि की थी। वास्को डी गामा जब कालीकट पर उतरा था, ठीक है, तो उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसीसी डी अल्मीडो, ठीक है ना, इसने जो है ना वह नीले पानी की क्या नीति अपनाई थी? किस पुर्तगाली ने नीले पानी की जो नीति है अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है ना, इसने जो है ना वह नीले पानी की नीति अपनाई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? देखिएगा, हम बात करें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक तो अल्फांसो डी, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना, यह है तो भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसीसी डी अल्मीडो ने अपनाई थी। अगला देखेंगे, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडो जो है ना वह पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? बाजीराव टू ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की क्रांति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कैसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस, ठीक है ना, कौन था? कार्नेलिस डहस्तमान, ठीक है, ये जो है ना भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? सन 1639 में जो है ना वह डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। अगला देखिएगा, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? ठीक है, जो डुप्ले है वह भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? सन 1742 में जो है ना वह भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था। कौन? डुप्ले। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो किसे खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस को जो है ना वह जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। आगरा बा सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो देखिए, आगरा बा सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच था। कौन था? रॉल्फ फिच था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी? तो इन्होंने जो है ना वह अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? ठीक है, तो देखिएगा जो मुंबई है ना वह क्या है? एक द्वीप पर निर्मित है। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो अंग्रेजों ने जो है ना वह अपनी पहली फैक्ट्री सन 1612 ईस्वी में लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी, ठीक है ना, प्रदान की? शाह आलम टू ने, ठीक है ना। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो यहाँ पर शाह आलम टू जो है ना इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया। पता नहीं ये क्या है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नहीं, ठीक है ना, देखिए ऑप्शन तो है नहीं, शाह आलम, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम हो जाएगा। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। आंसर क्या है? पुर्तगाली हैं। इंटरपोलर्स कौन थे? ठीक है, जो इंटरलोपर्स, ठीक है ना, इंटरलोपर्स जो है कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे, ठीक है, कौन थे? इंटरलोपर्स। आगे देखिएगा, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर था उस समय। आगे देखेंगे, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 में जो है ना वह ठीक है, फ्रांस की सरकार ने जो है भारत की स्थित जो फ्रांसीसी बस्तियाँ हैं उनका अधिकार भारत को ही सौंप दिया था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पर जो बांडीवास का युद्ध है यह कब हुआ था? तो यह सन 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ठीक है, तो अवध जो है ना इसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो देखिएगा जो है ना 1835 में, ठीक है, 1835 में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है ना वह डाक टिकट आरंभ किए थे। अवध के स्वायत्ता राज्य के संस्थापक कौन था? तो देखिए सादत खां बुरहान उल मुल्क, ठीक है ना, उन मुल्क जो है ना वह अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे। देखिए अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सादत खां बुरहान उन मुल्क जो है ना वह शासक थे। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवानी बनाया? ठीक है ना, बिहार का, ठीक है, दीवान बनाया। किस भारतीय को रॉबर्ट
क्लाइव ने बिहार को, मतलब किसे, ठीक है ना, हम यहाँ पर कह सकते हैं किसे जो है ना भारतीय कोरबट क्लाइव, ठीक है, ने बिहार का दीवान बनाया। तो किसको बनाया था दीवान? राजा सीताबराय को, ठीक है, याद रखिएगा राजा सीताबराय को। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह जो है ना वह महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने किया था? स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत जो है ना वह किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर इसका क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है? सहायक संधि जो प्रणाली उसके जनक लॉर्ड वेलेस्ली हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है ना वह महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है ना वह पढ़कर सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित थे? ठीक है, किस मिसल, ठीक है ना, किस मिशन या मिसल से संबंधित थे? शुक्रचकिया, ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिएगा इसको। आगे देखिएगा, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा देखिएगा शाह आलम II, ठीक है ना। बक्सर के युद्ध के समय जो दिल्ली का शासक था वह कौन था? शाह आलम था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम है, ठीक है। डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल जो है ना वह तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? डफरिन के समय में जो है ना वह अंत हुआ था। ठगों का दमन, ठीक है, किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन ने जो है ना वह ठगों का दमन किया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो किसने किया था? चूड़ामणि, ठीक है ना, या चूड़ामणि, ठीक है ना, जो है ना वह ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। किसने? चूड़ामणि या चूड़ामणि ने। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को। अगला क्वेश्चन है, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने जो है ना वह लोहगढ़ का नामक जो किला है वह बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो यहाँ पर देखिए फारूक सियार, ठीक है ना, फारूक सियार जो है ना इनके कहने पर बंदा बहादुर की मृत्यु की गई थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए जो बक्सर का युद्ध है वह कब हुआ था? वह 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सुगोली की संधि किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच जो है ना वह सुगोली की संधि हुई थी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन है ना उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो जीके के क्वेश्चन है उसमें जैसे जापान की मुद्रा का क्या नाम है, ठीक है ना। जो जापान है इनकी मुद्रा का क्या नाम है? येन है। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया है। अब हम बात करें यहाँ पर अमेरिका की राजधानी। अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है? वाशिंगटन DC है, ठीक है। वाशिंगटन जो DC है ना वह अमेरिका की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है, ठीक है। कौन है? जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो रूस है, ठीक है ना, रूस की राजधानी का क्या नाम है? रूस की राजधानी का नाम क्या है? मॉस्को है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है ना। कौन है? व्लादिमीर जो पुतिन है ना वह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा ब्राज़ील, ठीक है ना। ब्राज़ील की राजधानी का क्या नाम है? तो जो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना, रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना, यह ब्राज़ील की राजधानी है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे, अभी हम लोगों ने यहाँ पर ब्राज़ील की बात की, अब हम बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की, ठीक है ना। आइनस ब्यूअर्स, ठीक है ना, आइनस ब्यूनर्स जो है ना वह आइनस, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा आइनस, ठीक है ना, आइनस व्यूअर्स, ठीक है ना, यहाँ पर व्यूअर्स, ठीक है, व्यूअर्स जो है ना वह कहाँ की राजधानी? अर्जेंटीना की राजधानी है। मैसी कहाँ से रिलेटेड है? अर्जेंटीना के ही फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, फुटबॉलर हैं। और जो रोनाल्डो हैं, ठीक है ना, वह कहाँ के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के? तो वह पुर्तगाल के हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को किया, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक न्यू क्लास में।